तो अभी आपने सुना, राजनाथ सिंह को सुना, वजीर आजम को भी आपने सुना, महबूबा मुफ्ती को सुना, उमर अब्दुल्ला को आपने सुना। लग ऐसा रहा है कि इस बार का लोकसभा इलेक्शन सिर्फ इसी के इर्द गिर्द यानी जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। दफा 370 की बात की जाएगी, 35A की बात की जाएगी, अफस्पा की बात की जाएगी, राष्ट्रवाद की बात की जाएगी। इन सब के बीच जो आवाम के मुद्दे हैं वो कहीं पर खो जाएंगे और लगातार पाकिस्तान की बात की जाएगी। 1947 तक की बात कर ली जाएगी कि आखिर किस तरह से बंटवारा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये तमाम बातें रैलियों में बाज़ाब्ता तौर पर लगातार कही जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अब से कुछ ही देर में महेश शर्मा बीजेपी के लीडर हैं, वो जुड़ेंगे। मेरे साथ जगदीश शर्मा साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही अनिमा सोनकर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एबीपी की लीडर भी हैं, मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेरे साथ एडवोकेट राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और डॉक्टर हरबख्श सिंह जी स्पोक्स पर्सन पीडीपी के मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत जगदीश जी मैं आपसे करना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार जब से आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ है और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है, अफस्पा को लेकर आपके ऊपर हमलावर हुआ जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि दफा 370 और 35 से हटे। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में जबान बोली जाती है वही जबान कांग्रेस के लीडर बोलते हैं। आप इन इल्जामात को किस तरह से अपने ऊपर से अपने आप को आप बरी करेंगे? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो जो चाहते थे कि देश में चुनाव हिंदू और मुसलमान पे हो, वही होने जा रहा है। पहले वो राष्ट्रवाद की सोचते थे तो उस पर नहीं हुआ, गाय पे सोचा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान फिर घूम फिर के आ गया। कारण क्या है कि वो जो उकसाते हैं, जैसे अभी उकसाया जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A पर, उधर तुरंत आवाज आ गई जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद मैडम ने बोला, अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हम झंडा भी नहीं फहराने देंगे। आखिर मोदी साहब यही तो चाहते हैं कि वो ऐसा बोले, देश में हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएं। ये मोदी साहब के एक चाल है। ये देश की जनता को और सभी नेताओं को सोचना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए 35A और दफा 370 को लेकर आखिर कांग्रेस सोचती क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो हर दल का इंसान है, हर धर्म का इंसान है। कांग्रेस पार्टी हमेशा वो बात करेगी जो देश हित और राष्ट्र हित में रहेगा। हम नहीं चाहते हिंदू मुसलमान लड़े, हम नहीं चाहते किसी धर्म में कोई आपत्ति आए। हम सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं और जो देश के लिए मुनासिब होगा पार्टी समय आने पर करेगी। जी, लेकिन आपने अभी भी साफ नहीं किया दफा 370 और 35A को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, ये आपने साफ नहीं किया। अफस्पा की बात करें तो आपने उसको डाइल्यूट करने की बात कही है। 124A को आपने हटाने की बात कही है, जब आप आएंगे तो आप उसको हटाएंगे। और इसको लेकर अब आपने खुद बैठे बिठाए मौका दिया है कि आपसे सवाल पूछे जाएं। हाँ, बिल्कुल पूछने चाहिए, पूछिए, मैं जवाब दूंगा। जी, यही मुझे बताइए कि 370 और 35A को लेकर आप मुझे बताइए कांग्रेस क्या सोचती है। आपने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। क्या कांग्रेस सोचती है कि इसे रहना चाहिए या कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है कि इसे नहीं रहना चाहिए? देखिए, ये पार्टी जो हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम वो काम करेंगे जो राष्ट्र हित में होगा। अगर हटाना पड़ेगा तो हम जरूर हटाएंगे। आतंकवाद को खत्म करना हमारी पहल होगी और आतंकवाद के रास्ते में जो भी सामान, जो भी व्यक्ति, जो भी धारा आएगी उसको हम हटाएंगे, तय है। पर समय आने पर, अभी राजनीति नहीं, हम देश की बात करेंगे, आतंकवाद को हटाने की बात करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हिंदू और मुसलमान अभी लड़ें या कभी भी लड़ें। जो मोदी साहब चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे झगड़ा हो और मोदी साहब जीते, उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी, राजीव रंजन जी, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और इसीलिए आपसे मैं जानना चाहूंगी, लगातार ये बात कही जा रही है, 5 साल तक भी ये कहा गया। उसके साथ साथ जब बात करें अगर जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनी तब भी उसके बाद भी ये तमाम बातें कही गई। अब जब संकल्प पत्र जारी किया गया फिर से ये कहा जा रहा है कि दफा 370 और 35A को हटाया जाएगा। क्या आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप एक वकील हैं कि क्या ये मुमकिन है कॉन्स्टिट्यूशनली? एक्चुअली बिल्कुल मुमकिन है और इसको हटाया जा सकता है। एक्चुअली इसमें विल पावर की जरूरत है और लोकसभा और राज्यसभा में जब बहुमत हो जाएगी तो पार्टी किसकी सरकार बनेगी मैं उस प्रपक्ष में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं लॉ के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा कि अगर मेजोरिटी होती है चाहे किसी भी सरकार की, उसके बाद अगर उनके पास विल पावर होगा तो 370 और 35A दोनों हट सकता है। प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में 35A को ऐड किया था, वो ऑर्डिनेंस के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि वो भी इलीगल है
ऑर्डिनेंस के द्वारा ऐड करने के बाद भी अभी तक किसी भी सरकार ने उसको संसद में, उसको हाउस में डिस्कस करने के लिए नहीं ला पाई। अगर उसको डिस्कस करती उस मुद्दे पे, तो अभी तक उसका कहीं ना कहीं परिणाम आता, हमारे सामने परिणाम आता, देश के सामने परिणाम आता जो देश के हित में होता, बट आया नहीं। लेकिन अभी इसको किया जा सकता है। अब किस सरकार ने कौन सी अपनी वो संकल्प पत्र में क्या बोला है वो एक सेकेंडरी मुद्दा है, लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में ये जरूरी है। ये लगातार ये कहा जाता है, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं की, तो उनका ये कहना है कि अगर 370 और 35A को हटाया गया तो हिंदुस्तान से जो रिश्ता है जम्मू कश्मीर का वही टूट जाएगा, क्योंकि इसी के बिना पर उसको जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर क्या है, वो हिंदुस्तान का पार्ट है, वो अलग रिश्ता होने का कहीं कोई मुद्दा नहीं आता, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर वो जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था, वो सारा पॉलिटिकल, वो जितने भी बातें आ रही है वो सारे पॉलिटिकल बातें आ रही है, वोट बैंक की बात आ रही है। अगर देश की बात करें, आप जम्मू कश्मीर में जाके पूछे, वहां के जो जनता है, वहां के जो पब्लिक है, वो कहते हैं कि हमें तो भारत का सारा चीज राइट मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? भारत में रह रहे, वो भारत का हिस्सा है, भारत का पार्ट है। उनको हम अलग से जानबूझ के वो किया गया, वो जानबूझ के इसलिए किया गया कि उसको तो आप समझो कि अनाथ बना दिया गया, चाहे जो भी पार्टी हो, ताकि उसको सारी राइट्स हम नहीं दे सके, उसको अभी भी हम अनाथ की तरह व्यवहार करते हैं। तो अभी जो सरकार है, या जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात हो रही है, जनता जो चाह रही है कि वो एक अलग ना रहे, वो हमारे साथ मिलकर रहे, हम साथ मिलकर पूरे देश की उन्नति करें, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि हम इसको अलग। मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के लीडर महेश जी, इस्तकबाल है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि 5 साल पहले भी आपने यही तमाम वादे किए थे, 5 साल आप इख्तिदार में रहे, और 5 साल के बाद फिर से आपके संकल्प पत्र में वही वादे किए गए हैं। 370 को लेकर, 35A को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, अफस्पा को लेकर, फिर से वही राष्ट्रवाद की बात है, पाकिस्तान की बात है, आतंकवाद की बात है, 1947 तक की बातें की जा रही हैं। तो ये बताइए कि लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे कि 5 साल आपने क्या किया जो आप फिर से अपने तमाम वादों को फिर से आप दोहरा रहे हैं। बहुत आपने अच्छा सवाल उठाया, और लोगों को पूछना भी चाहिए, और काम करने वाले से ही कोई पूछता है, जो काम नहीं करता उससे कोई नहीं पूछता। जो सिर्फ वादे करते हैं उनसे लोग नहीं पूछने जाते हैं, और वो उनके वादे पे यकीन भी नहीं करते। ठीक है, हमारे पास आज कहने के लिए ये है कि हम जो है देश की सुरक्षा को लेकर, हम देश की एक मान सम्मान, आत्मसम्मान की जो हमारा एक द्योतक है, प्रतीक है कश्मीर, हम उसको अपना अटूट हिस्सा मानते हैं। वो हमसे जुदा कभी भी नहीं है। ये जो नेता आज चिल्ला रहे हैं, अलाप प्रलाप जो भी ये कर रहे हैं लोग, इनको याद करिए, यही उमर अब्दुल्ला जब अटल जी के गवर्नमेंट में थे, मिनिस्टर थे, तब ये क्या बोल रहे थे। इनके फादर जब मिनिस्टर थे कैबिनेट में, तब क्या बोल रहे थे। इनके जो फादर महबूबा साहब के जब गृह मंत्री थे, तो उन्होंने क्या कश्मीर के बारे में बोला जी। क्योंकि आप उतना टाइम समय मुझे देंगी नहीं बोलने के लिए, नहीं तो मैं एक एक उनकी कथनी और उनकी करनी में फर्क आपको बताता कि ये लोग कितने मतलब अवसरवादी हैं। कश्मीर के लेकर, कश्मीरियत नाम की कोई चीज इनमें नहीं है। आज की डेट में कश्मीर के लोग जाएंगे तो सुनिए, कश्मीर के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। एक और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, वहाँ 200 दलित फैमिली है जो शेख अब्दुल्ला के परिवार में उनके हाउस कीपिंग का काम जो है, कभी उनके बाप दादे लेकर उनको लेकर आया था, कभी वो 3 परिवार थी, आज 200 फैमिली है। आज भी वो वहाँ के नागरिक नहीं है, 3 जनरेशन हो गया। तो ये कैसी जो है कश्मीर की मतलब लेकिन महेश जी आप ये तो बताइए कि अगर 370 और 35 आपकी प्रायोरिटी में थे, तो आपने 5 साल इसको हटाने के लिए क्यों नहीं कुछ किया? मूलभूत अधिकार है, ठीक है, उसको खत्म कर देना, उसको रौद देना। आज मेरे सवाल का जवाब 35A के लिए कौन गया है? मैं पार्टी सरकार तो नहीं गई है ना, कोई PIL पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने फाइल किया, और उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उसका आउटकम या उसका वर्डिक्ट आने से पहले इस तरह के आलाप बिलाप का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, जो चीज तो मैनिफेस्टो में है ना, आपके तो मैनिफेस्टो में है। लगातार रैलियों से वजीर आजम ये बोल रहे हैं, लगातार आपके लीडर से बोल रहे हैं कि हम इख्तिदार में आए तो 370 और 35A को हम हटाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। क्यों नहीं हटाएंगे? हम पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं,
हम अपनी सरहद से हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए जब हम ये दुस्साहस कर सकते हैं तो कश्मीर में 370 हटाना हिंदुस्तान का वो अभिन्न अंग है, उसको वहां से हटना चाहिए। वहां अबुसरा जी आपको भी जाके अपना रहने का हक मिलना चाहिए। आप इस चीज के लिए क्यों कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनसे सवाल पूछिए। आप छोड़ दीजिए, मुझे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए वो छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि आपने 5 साल पहले भी ये वादा किया था, 5 साल बाद फिर से आप ये वादा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन 5 सालों में आपने क्या किया? बिल्कुल आपने सही। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि 5 साल में आपका ये वादा था। हम 5 साल में जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, कश्मीर में जिस तरह से हैवानियत, कश्मीर में जिस तरह का एक नेक्सस बना हुआ था 150 फैमिलियों का, वही लोग सारे कश्मीर को हाईजैक किए हुए थे। एक तो वो कोकस हमने तोड़ा, हमने अपनी सरकार वहां शहादत दी, कुर्बानी दी। हमें मंजूर नहीं रहा कि भाई हम पावर में रहें। अगर कोई आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, और उसमें धारा 370 अगर रुकावट है तो उसका आपको कहीं ना कहीं हम देखिए, हम राष्ट्रद्रोह, हम कांग्रेस की तरह जो है इस बात को कहने वाले नहीं है कि हम राष्ट्रद्रोह की धारा वापस ले लेंगे। ठीक है, हमारी मानसिकता ये है ही नहीं। हम इस तरह से हमारे नेता ने वहां बलिदान दिया भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे, हम उस अमर वैभव को कैसे भूल सकते हैं? हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद है उसको कोई कैसे मिटा सकता है? हमारे अगर घोषणा पत्र में वो दिखाई नहीं देगा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई देगा, जो कि शेख अब्दुल्ला के हाथ से बिक गए थे ये लोग। उसी का परिणाम है धारा 370 आज भी पार्लियामेंट में एक्सटेंडेड है। पार्लियामेंट में एक्सटेंडेड कांग्रेस ने आज भी धारा उन्हीं लोगों के साथ जाकर सत्ता में बैठ के राज करा। आप झूठ बोलते हैं, देश के साथ गुमराह कर रहे हैं। हम झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को पूरे 5 साल आपने जनता का खून किया है, खून चूसा जनता का। जनता आपको माफ नहीं करेगी। जिस तरह से अराजक स्थिति 2014 में पैदा किए थे आतंकवादियों को लेकर, वो फिर से आतंकवादियों को छोड़ गए, आप लोग छोड़ गए। या वो इंडियन बिरयानी खाने कौन गया? जहाज किसने उतारा पाकिस्तान में? या जिस तरह के आप लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से आप मैनिफेस्टो अपना ला रहे हैं, देश की जनता समझ गई है किसी कीमत में आपको कुर्सी नहीं देगी। माफ करने वाली नहीं है। देने का मतलब है देश को बर्बाद करना। किसान, जवान, मजदूर, महिला, हर आदमी आपसे परेशान है। सिर्फ झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलना आपने सीखा। झूठ बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ बोलने का कोई कारण तो होना चाहिए ना। हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। पीडीपी अगर हम काम कर रहे हैं तो आपने सत्ता बदल दिया, आपने सत्ता के लालच से दोस्ती कर दी। क्यों नहीं आपने 370 धारा हटाई? आपने वादा करा था। क्या कारण है खत्म ना किया जाए? मुसलमान धारा 370 क्यों नहीं खत्म हो सकता? उससे कांग्रेस को क्या नुकसान है? आप जो काम कर रहे हैं वो नहीं होगा। बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के जवानों ने करी, कश्मीर के लोगों को क्या नुकसान है? कांग्रेस को क्या नुकसान है? धारा 370 हटने से ये बता दें ना। अगर ये सवाल मेरा गलत है जी, आप बताइए। ओके जगदीश जी, महेश जी, जगदीश जी, यही तो अलमिया है, यही हमारा अलमिया है कि 5 साल के बाद वो कौन सी चीजें हैं जिस पर बैठकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। 5 साल के बाद डिस्कशन ये होना चाहिए था कि कितने काम हुकूमत ने किए, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए था और हिसाब मांगा जाना चाहिए था। और ये पूछा जाना चाहिए था कि 5 साल आप फिर से मांग रहे हैं जनता से, आखिर किस बिना पे मांग रहे हैं? लेकिन पूरी बहस ही डाइवर्ट हुई हुई है बात 35 से की, 370 की, राष्ट्रवाद की, पाकिस्तान की, सेना की, आतंकवाद की, इस सब पर रही है। मेरे साथ मैं आपके पास महेश जी, एक सेकंड के लिए मुझे दे दीजिए। महेश जी, मेरे पास बहुत गैस है, मैं आपके पास लौटूंगी। एक सेकंड में मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे और गेस्टों के लिए बहस का एक मुद्दा हो जाएगा कि हमारा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखिए बुनियादी फर्क क्या है। वो हमारा सच्चा, तुम्हारा झूठा भी इतना नहीं, झूठा और सच्चा नहीं है। फर्क है। आप 52 वादे किए हैं, हम 75 संकल्प। हमने कोई वादा नहीं करा, हम देश की जनता से जो आपने वादा किया, हम निभाएंगे, हम वादे निभाएंगे, हम वादे निभाएंगे। झूठ की लड़ाई है, 55 साल में सच के साथ है और आप लोग झूठ के साथ हैं। गुजरा जी, इनके जो है 15 मैनिफेस्टो इन्होंने घोषित किया, उसमें जो 28 मुद्दे थे वो एज इट इज इनका आज भी है। ठीक है, आप इनके मैनिफेस्टो में हमने जो
काम करेंगे, हमने जो माँ भारती के चरणों में जो हमने संकल्प लिया उस 75 हम काम कर रहे हैं और गेस्ट भी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 75 काम हम आगे बढ़ाएंगे। हरबख्श सिंह जी हैं, अनिल जी, तीन मेरे गेस्ट, इनको मैंने बोलने का अभी तक मौका भी उनको नहीं मिला है। हरबख्श सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपके पुराने साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, यानी कि बीजेपी के लीडर मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपको राजद्रोही बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो लीडर हैं वो राजद्रोही हैं। बुशरा जी, सबसे पहले 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था जी, तो उनकी एक बात थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, और जो ये 370 का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, सरदार पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलके लिखा है, और जब पार्लियामेंट में इसको पास किया गया तो सरदार पटेल जी ने जब लाया तो सेकेंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ठीक है, अगर ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बानी और लीडर मानते हैं तो उसके 370 को तोड़ने की बात ही नहीं कर सकते। रही एक बात। दूसरी बात रही, जब हमारे साथ गवर्नमेंट इन्होंने की, उस वक्त इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट एजेंडा ऑफ अलायंस किया, जिसमें इन्होंने लिख के दिया कि हम 370 और 35A को नहीं छेड़ेंगे और इसकी प्रोटेक्ट के लिए करेंगे। अब तक के रिवोकेशन पे बात करेंगे, पावर प्रोटेक्ट देंगे। आज अब बात आई, और तीसरी बात इन्होंने कही कि ये कोर्ट में है। अगर ये कोर्ट में है, कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो इनको अपने इलेक्शन की स्पीचों में 370 को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैनिफेस्टो में अगर ये रखा है, पहले भी रखा था, आज भी, क्योंकि राम मंदिर तो बना दिया, अब राम मंदिर का इश्यू था नहीं, अब 370 का इशू है, क्योंकि पूरे देश को इन्होंने बनाना है। जो 370, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो ये कहते हैं अटूट अंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हरबख्श सिंह जी, आप भी तो सियासत कर रहे हैं, आपकी पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती भी तो सियासत कर रही हैं इस पर, वो भी तो भड़का रही हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को। आप भी वही कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी वही कर रहे हैं। अगर बीजेपी 370-35 से हटाने की बात करती है, आप जिस तरह के रिएक्शंस देते हैं, जितने बड़े बड़े रिएक्शंस आते हैं, उससे क्या होगा? उससे माहौल खराब होगा कि नहीं? जो हिंदुस्तान के संविधान ने हमें दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है। हरबख्श सिंह जी, अगर हिंदुस्तान के संविधान ने आपको ये दिया है तो हिंदुस्तान का संविधान इसकी हिफाजत भी करेगा। फिर बहुत बढ़िया। हम तो वही, तो फिर ये क्यों चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर वो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं तो आप किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं? आप भी तो मुझे बताइए ना, आप भी तो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं आप भी। हमारा प्रोटेक्ट करने का हक बनता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको पूरा प्रोटेक्ट करने का हक है, लेकिन आप भी तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप में वहां पर जाके आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़िए। आप क्या कर रहे हैं लोगों के साथ? आपको पता है वहां असेंबली इलेक्शन है, आपको पता है लोकसभा इलेक्शन है, और आपने भी कोई काम नहीं किया। 3.5 साल आपने भी बेवकूफी बनाया लोगों को। जब हम के साथ कोलिशन में थे गवर्नमेंट में, तो हमने एज ए कोलिशन इसको सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड किया है। इनको पता होनी चाहिए कि हमारे पार्टनर थे और हमने डिफेंड किया। किस चीज के लिए डिफेंड किया आपने? अरे भाई, किस बात के लिए डिफेंड किया? आप यहाँ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप यहाँ गलत स्टेटमेंट। आप इस चीज को आप लोग कंसील क्यों करते हैं कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में जो पैक्ट हुआ था, वो पैक्ट ही अमान्य है। चोर मुसोरे भाई लग रहे हैं दोनों में। हमने 370 को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड किया, हमने एफिडेविट्स भरे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है हरबख्श सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कश्मीर में अगर आतंकवाद हटाने के लिए अगर धारा 370 एक बाधा है, एक रोड़ा है, उसको हटा के रहेंगे। ये आप कुछ भी कहते रहिए, ये 10, 20, 50 फैमिलियों के लिए कश्मीर को हम जला के नहीं रखेंगे। कश्मीरी युवकों को हम जो है आग में नहीं झोंकेंगे। यही अजीब सी सियासत के लिए और स्वार्थ के लिए हम कश्मीर को बर्बाद नहीं होने देंगे। अजीब सी बात है कि 370 5 साल लोगों को इसी बारे में बार-बार बताया जाता है, और 5 साल के बाद फिर बताया जाता है, और फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाया जाता है। ठीक है महेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इसमें क्या शक है? ये इसी की तो आप सियासत कर रहे हैं, इसी की तो सियासत कर रहे हैं। आप तो मत बोलो यार, क्यों आप बोल रहे हो? जरूरी है ना, हरबख्श सिंह जी, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। जी जगदीश जी, महेश जी, अनिल जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। एक मिनट जगदीश जी, 1 मिनट। अनिल जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से, जी महेश जी, किस तरह से आप ये देख रहे हैं अनिल जी कि पूरी आप बहस को देखिए, लगातार जिस तरह से
तमाम बीजेपी के लीडर, खुद वजीर आजम रैलियों में, आज की बात करूं महाराष्ट्र में उन्होंने लातूर में रैली की है, उन्होंने 1947 तक की बात कर दी, उन्होंने पाकिस्तान की बात करी। लगातार रैलियों में पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, ये भी कहा गया कि पुलवामा के नाम पर आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे तो सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा। तो इस तरह की बातें, वाकई में विकास के नाम पर ये सरकार आई थी, 10 साल कांग्रेस को देखा था, उसमें जिस तरह का करप्शन हुआ, तमाम चीजें हुई, उसके बाद एक नई उम्मीद के साथ बीजेपी को चुना गया था। क्या वो नई उम्मीद दे पाई? क्योंकि मैनिफेस्टो जिस तरह से आया है वो लगातार उसको एक लाइन दी जा रही है, बेरोजगार राष्ट्रवाद। बिल्कुल बुशरा जी, यहाँ बहुत कुछ समझने की जरूरत है। हमें भी हो गए 24-25 साल पत्रकारिता के जीवन में और कई चुनाव इस तरह देखने समझने का मौका मिला। तो अगर आज भी हम लोग वर्तमान में बात करें, पास में जाने से कोई फायदा नहीं, मामला उलझता है। तो जिस पर अभी बहस हो रही थी, हमारे महेश जी भी बोल रहे थे और आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, सभी का अपना अपना मत है। लेकिन हम आपको बहुत छोटे में एक बात बता दें, जिस मुद्दे पर हम आप बात कर रहे हैं, कश्मीर मुद्दा ये राजनीतिक पार्टियों का, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक ऐसा मुद्दा है जिसको खेलने में सभी को महारत हासिल है। क्योंकि बाकी मुद्दों में जैसे कहा जाता है ना, किसी खेल में आपको वो महारत हासिल है नहीं, या आता है खेलना नहीं खेलना आता, तो हमारे भारत देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस खेल को खेलने में पूरी महारत हासिल है। और उससे बड़ी बात बता दूं, ये मुद्दा केवल हमारे देश का नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान में चुनाव होता है तो आप देखिए यही मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होता है। तो बात पहले यह समझने की है कि जो प्रश्न आपका था कि जो चुनाव में मुद्दे होने चाहिए, चुनाव जिन बातों के लिए होता है, जनता के सामने नेता आते हैं, अपनी फरियाद रखते हैं, तो उनका एक जो हिसाब किताब होना चाहिए, वो मुद्दे कभी आपको जल्दी सामने देखने को नहीं मिलेंगे। और उसका कारण होता है कि जनता तो अपने मुद्दे जानती है और उससे सवाल जवाब करना चाहती है, वो चाहे ये सरकार हो चाहे इसके पहले सरकार। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों की और नेताओं की यही तो विशेषता होती है, इसीलिए तो नेता कहलाते हैं, वो नेतृत्व करते हैं, वो मुद्दों को अपने ढंग से बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। मुद्दों को गढ़ने का अगर आप एक तरीका समझे तो राजनीतिक पार्टियों के पास होता है, वो भाजपा ही नहीं, कांग्रेस को भी देखिए आज की डेट में तो अपने ढंग से मुद्दों को गढ़ने की कोशिश कर रही है, या अन्य जितनी क्षेत्रीय पार्टियां उनको आप देखें तो वो अपने अपने ढंग से मुद्दों को गढ़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब हम यहां पर जरूर कुछ बोलना चाहेंगे कश्मीर मुद्दे को लेकर और खासकर धारा 370 को लेकर। देखिए धारा 370 को लेकर और 35A को लेकर अगर आप ध्यान दें तो जब से भाजपा का उत्थान हुआ, चूंकि इनका ये प्रमुख मुद्दा था, तो जब भारत में कश्मीर मुद्दा हमेशा रहा, लेकिन इन दो मुद्दों को उभारने का पूरा, अगर आप चाहे बुरे में देखें चाहे अच्छे में देखें, श्रेय भाजपा को ही जाता है। इसलिए भाजपा फ्रंट फुट पे आके इस मुद्दे को खेलती है। और कांग्रेस को ले ले, जो एक राष्ट्रीय दूसरी इनके पैरेलल पार्टी है, वो हमेशा इन मुद्दों से बचती हुई आई है। तो उसके भी बहुत से कारण हैं। लेकिन आज की तारीख में जाके जब ये प्रश्न उठता है और जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाके रैलियों में इस तरह की बात करते हैं, निश्चित है एक आम भारतीय होने के कारण, एक आम पत्रकार होने के कारण मैं भी कहीं ना कहीं इस पे विरोध में बोलने के लिए विवश होता हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपने, ये आपका मुद्दा पिछले 3-4 बार के मैनिफेस्टो में लगातार लिखा चला आ रहा है, आप हर चुनाव में राम मंदिर की तरह ही हो गया है, राम मंदिर 370-35 से आप देख लें। लॉजिकल बातें बताना चाहता हूं। ठीक है, आपने किया, आप 2014 का मैनिफेस्टो देख लें और आज का देख लें, इन दो टॉपिक पे बिल्कुल सेम है। तो प्रश्न बिल्कुल वाजिब उठता है कि 5 साल आप इस मुद्दे का नाम नहीं लेते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, इस पर कोई मीटिंग नहीं करते हैं, या कहीं भी एक कदम आप चले हो तो जनता विश्वास करे आप कहीं इस पर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप पर भी फिर वही आरोप लगेगा कि आप मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी दे दें बुशरा जी, रही बात 35A की, तो 35A का अगर आप ध्यान दें तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पे चल रहा है मामला। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब इनकी सरकार चल रही थी, वहां पंचायत का चुनाव होने वाला था, तो हमारे भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि साहब इस मुद्दे की सुनवाई न की जाए क्योंकि माहौल कश्मीर का ठीक नहीं है। तो मतलब हमारे बताने का आप ये देखिए कि किस तरह पैरवी की जाती है और किस तरह जनता के सामने बातें रखी जाती हैं। तो ये जो मुद्दे इस तरह उलझाए जाते हैं, उसका कारण सिर्फ ये है आज सरकार, कोई भी सरकार हो, मोदी जी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस, सरकार की जवाबदेही बहुत ज्यादा होती है, उनके खिलाफ प्रश्न बहुत खड़े होते हैं, और जब वो जनता के बीच में जाते हैं निश्चित है जनता प्रश्न करेगी। तो ये राजनेता हो या राजनीतिक पार्टी हो, उन मुद्दों को न उभरने पाए जो
मुद्दे पे जहां पे उनकी कमजोर नस है, उन कमजोर नसों को हटाने के लिए इस तरह एक भावनात्मक, जिसमें राष्ट्रवाद सबसे बड़ी भावनात्मक एक पहल होती है, उसको अगर आप उभार दीजिए तो इसके पीछे आपकी सारी कमजोरियां बिल्कुल ढक जाती हैं। ये प्रयास सभी आपसे मैं जानना चाहती हूं कि हम राम मंदिर के मसले को लगातार देखते रहे, एक तरह से कहें कि राम मंदिर के आंदोलन से बीजेपी खड़ी हुई, हालांकि ये अलग बात है कि उसके जितने भी चेहरे थे वो उन सबको गायब कर दिया गया है बीजेपी से, क्योंकि अगर 2014 के मैनिफेस्टो का फ्रंट पेज देखें और 2019 का देखें तो वहां सिर्फ मोदी जी हैं और उससे पहले तमाम वो बड़े लीडर थे, तो सबको गायब कर दिया गया है। लेकिन मेरा उससे जुड़ा सवाल यह है कि चाहे एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा, आपने उनको टिकट नहीं दिया, उसके फ्रंट पेज पर 2014 में जहां तमाम बड़े लीडर्स मौजूद थे आपके, जिनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते थे, वो कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। क्या इसमें भी कोई आपको कोई ऐतराज है? ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल, आप जो एक मैनिफेस्टो जो है एक राजनीतिक दास्तवेज होता है और उस दास्तवेज में जो हमारे प्रचार प्रसार नहीं तो 2014 में और 2014 में और फिर 2014 में और 19 में क्या फर्क हो गया? कांग्रेस अपना घोषणा पत्र, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्यों नहीं सवाल उठाती हैं और कैसे नकार दिया? जब आप कांग्रेस के घोषणा पत्र आप देखती हैं तो उसमें राहुल गांधी का फोटो क्यों है, जवाहरलाल नेहरू का फोटो क्यों नहीं है, सरदार पटेल का फोटो क्यों नहीं है? मैं आपके 14 और 19 का कंपैरिजन कर रही हूँ, आप फौरन कांग्रेस पर चले जाते हैं। मैं 14 और 19 का आपका कंपैरिजन कर रही हूँ। स्वाभाविक प्रक्रिया। चलिए एक मिनट, अनिमा से मुझे सवाल पूछने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे एक भी सवाल मैंने अभी तक अनिमा से नहीं लिया है। और बुशरा जी, एक मैंने आपसे सवाल पूछा था आपके माध्यम से, आप उसको भी नहीं पूछ पाई कि धारा 370 हटाने से कश्मीर में ऐसी क्या आफत आएगी, क्या ऐसे बवाल मचेगा, क्या ऐसा होगा, ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। जी ठीक है, मैं आपके सवाल को लोगों से पूछूंगी, लेकिन फिलहाल अनिमा से मैं पूछ रही हूँ। अनिमा, क्या आपको लग रहा है कि वही तमाम मुद्दे जो लगातार मैनिफेस्टो में रहे बीजेपी के, अब फिर से उनके सबकी उसी तरह से वापसी हो गई है? क्योंकि एक ये होता है कि आपने कुछ किया, आप कहते हैं कि हमने देखिए 50%, 70%, 30%, 20% काम किया है, अब फिर से अगर हम आए तो इस पर हम 100% काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीरो ही था और फिर से अब फिर उसी जीरो से फिर शुरू करने की बात कही जा रही है। बुशरा जी, मैं शुरुआत कर देती हूँ। यहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन की भी बात चल रही थी आपकी डिबेट में, तो बीजेपी का मुद्दा तो राम मंदिर भी था, बना तो राम मंदिर भी नहीं है। और अगर जब आप बोलते हैं 370 और 35A को हटाने ना हटाने की बात, तो राम मंदिर भी किन्हीं कारणों से नहीं बना, उसके लीगल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। उसी तरह 35A और 370 हटाने नहीं हटाने पर भी उसके अपने लीगल पैरामीटर्स हो सकते हैं। बात यहाँ पे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता, 370 जो लगा था वो कोई नई बात नहीं है। 1917 to 37 से महाराजा ने 370 जो लगाया था वो इसलिए क्योंकि तब हम ब्रिटिश राज में रह रहे थे और उस समय नहीं चाहते थे महाराजा की ब्रिटिश जो है इंग्लिश मैन है वहां पे आके वो जगह ऑक्यूपाई कर लें, उसको वो सैक्रोसैंट रखना चाहते थे। प्रोविंशियल स्टेट था उस समय कश्मीर हमारा। मीडिया जब जम्मू कश्मीर बोलती है तो वो भूल जाती है कि जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख भी है, जम्मू भी है। बात सिर्फ उन क्षेत्रों की हो रही है, जिस तरह की बयानेबाजी आ रही है पूरे महबूबा मुफ्ती की या उमर अब्दुल्ला की, भड़काने वाली बातें उनकी रैलियों में जो वो हो रही हैं। आप ये कह सकते हैं 370 सही है या गलत है, आप ये नहीं कह सकते कि उसके बाद वहां पे भारत का झंडा लहराने के लिए कोई नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? आखिर बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी जो वहां की रीजनल है, एनसी पार्टीज, क्यों नहीं बोल रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को भी वहां पे पुनर्स्थापित करना? क्या वो देश का अंग नहीं है? और अगर कश्मीरी पंडित वहां वापस जाके बसेंगे तो क्योंकि आपने कश्मीरी पंडितों की बात कही दी है, तो मैं पिछले 2014 में बात करूं तब भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि उन्हें बसाने का काम किया जाएगा, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। ये 2014 में कहा गया हूं। और 2019 बीजेपी को कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। आप बहस को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं। आप सवाल कीजिए कि अभी तक क्यों नहीं हटाया 5 साल में। आप ये मत कहिए कि उसके बाद वहां पे भारत का झंडा लहराने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो हालात इतने अच्छे नहीं है। वहां पे लोग अभी भी अपने आप को भारत से अलग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पहल चाहिए। और अगर 370 हटाने से जिस तरह से कोई भी कश्मीरी भारत देश के किसी भी अंग में जाके बच सकता है, उसी तरह पूरा हिंदुस्तान कश्मीर में जाके क्यों नहीं बच सकता? क्यों कश्मीर में IIT नहीं खुलने चाहिए? क्यों वहां नई यूनिवर्सिटीज नहीं खुलने? जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूसिव बनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय से लेकर हर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे 3 साल सर्व करने का है, वो रूल हम कश्मीर में क्यों नहीं लगा सकते? क्यों? क्योंकि वहां 370 है। तो हमें उसे हर एंगल से देखना पड़ेगा। उस पर सियासत गलत है, चाहे वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टीज करे। लेकिन जब हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली कितना
वहां पे गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही, वहां पे लोगों के रोजगार के आयाम क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे 370 है। 35 से भी बात कर ले तो क्यों नहीं उसको मानेंगे कि वो महिला विरोधी है? ये बात भाजपा नहीं कह रही, ये बात तो लिखा है कि अगर वहां की किसी भी लड़की ने अपनी मनमर्जी देश में कहीं और शादी कर लेती तो उसके हक और उसकी आने वाली जनरेशन के हक खत्म हो जाएंगे। इस पे चर्चा क्यों नहीं है? कश्मीरी पंडित पे चर्चा, आप चर्चा को सिर्फ ये लगा रहे हैं कि 370 बहुत अच्छी बात है कि मैनिफेस्टो में आया तो कम से कम बहस में आता है, कश्मीर भी हमारा अंग है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि मोदी जी इसका श्रेय ले रहे हैं, जब वो पुलवामा पे बोल रहे हैं, बालाकोट पे बोल रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि वो इसको पोलराइज कर रहे हैं। अब वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं ना। आप उनसे सवाल अगर ये कहा जाता आप है, उनके प्रोग्रेस पे सवाल कीजिए। अगर अभी मंदिर बन गया होता, मंदिर बन गया होता और 370 मोदी जी की सेना, अगर मोदी जी की सेना कम्युनल सेक्युलर की बात करते हैं ना, अगर राम मंदिर बन गया होता, अगर राम मंदिर बन गया होता तो आप यही कहते ना कि चूंकि ये थोड़ा सा भारतीय, नहीं, क्योंकि ये प्रो हिंदू पार्टी है, प्रो हिंदू पार्टी। एक मिनट जगदीश जी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात में कोई रोका टोकी नहीं की थी। जब अगर राम मंदिर बन गया होता तो आप कहते ये प्रो हिंदू पार्टी है इसलिए इसने राम मंदिर बना दिया, लेकिन ट्रिपल तलाक भी इसी सरकार ने हटाया, तो क्यों आप कह रहे हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन है? जगदीश जी आप ही जवाब दे दीजिए इस पे। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपके राहुल गांधी जनेऊधारी होने का डंका पीटते हैं। मेरी बात सुन लीजिए मैडम, आप सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले राम मंदिर जब बनने की बात हुई थी अभी कुंभ में, तो सबसे पहले शिलान्यास मैं करने गया था अपनी पार्टी से ऊपर उठ के कि मैं पहले पंडित हूं, ब्राह्मण हूं और मैं चाहता हूं राम मंदिर बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी और उनका कोई स्टैंड नहीं है कि राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हमारे सारे नेता आप दिखा दीजिए एक ऑफिशियल ट्वीट, आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाइए प्रियंका गांधी राहुल गांधी का। नहीं, मैं कह रहा हूं आप एक ऑफिशियल, आप मुझे बताइए। हम चाहते हैं राम मंदिर बने, हमारे सारे नेताओं ने कहा राम मंदिर। देखिए जगदीश जी एक मिनट, कांग्रेस की तरफ से किसी, कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड है? कांग्रेस की तरफ से किसी की बयानेबाजी बनना चाहिए, कांग्रेस का मैं नेता हूं, मैं कह रहा हूं, और राम मंदिर हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे, हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम राम मंदिर बनाएंगे, कांग्रेस का इतिहास बता देती हूँ। इनके कोई भी प्रवक्ता कुछ भी बोल के जाते हैं, इनके नेता कुछ भी बोल के जाते हैं, बाद में कहते हैं ये मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इसलिए जब तक सोनिया गांधी ना बोले, राहुल गांधी ना बोले, प्रियंका गांधी ना बोले, तब तक। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। आपने अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी बातों से मैं सहमत हूं, आप बातों को बहुत अच्छा रख रही हैं, लेकिन मैं यहां पर यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आपकी बातों में कहीं कंट्रोवर्सी मुझे दिखी। अगर राम मंदिर का चूंकि आपने उल्लेख किया इसलिए मैं कर रहा हूं, वरना मैं करना नहीं चाहता था। वैसे वो बात मैंने कम्युनल स्टैंड पे बोली थी, किस तरह से पोलराइजेशन। मैं चाह रहा हूं कि ये कहने में कोई आपको भी गुरेज नहीं होगा कि राम मंदिर मुद्दे को किस तरह बुनाया गया और किसके द्वारा बुनाया गया, वो भी पीछे रख दीजिए। लेकिन अगर आज की डेट में सभी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस समस्या का हल संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार निकाला जाएगा, यही कांग्रेस कहती है, यही भाजपा कहती है, यही जितनी भी अन्य पार्टियां हैं सभी कह रही हैं। कांग्रेस नहीं कहती है। नहीं, अब आप देखिए, अब मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं अनिमा जी से बात कर रहा हूं। अगर ये बात है, संविधान की बात है, आप तो कह रहे हैं आप हटाएंगे ही नहीं 370, आप तो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए 35 से देखिए वो गुमराह कर रही है। आप कांग्रेस की बात करते हैं। 92 से लेकर आज तक जो घटनाएं हुई हैं, क्या वो सही है? मेरा आपसे, आप चुके अनिल जी आप एक पत्रकार हैं, अनिल जी आप एक पत्रकार हैं, आपसे एक सवाल है मेरा। 1954 में राघव दास गोरखपुर के जिलाध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे अयोध्या से, राम मंदिर के ऊपर रामलला का मंदिर में प्रतिमा रखने वाले वो व्यक्ति थे। राघव दास ने उस समय नरेंद्र दास टंडन को हराया और जीबी पंत, तमाम कांग्रेसी लोगों ने राघव दास के साथ मिलकर अयोध्या इशू को उस समय रेज किया। जब वो चुनाव जीत गए तो अयोध्या का रामलला और मंदिर और ये सारी चीजें उसकी बड़ाक्षेप कर दी गई। तो कांग्रेस के चाल चेहरे और चरित्र को जो है ना, आप इस तरह से मत देखिए, वो कोई राम मंदिर के समर्थन में है, राम मंदिर के समर्थन में रहते, उनके बड़े बड़े नेता इसका विरोध नहीं करते, इसका विरोध नहीं करते। हम तो डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, हम समर्थन करेंगे, हम समर्थन करेंगे। रामलला हमारे लिए जो है इस देशवासियों के लिए आदर्श है और आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। राम जन्मभूमि है वो। महेश जी झूठ बोलना पाप है, बचपन में सिखाया था। सुन लीजिए, आपका कहना आपका अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं आना चाह रहा। लेकिन आपने चूंकि अयोध्या पे कानून बना है देश में, पीवी नरसिम्हा राव ने 1 जनवरी 1991 में कानून आया, आपको याद हो तो।
1970 और 35 की बात चल रही है, जम्मू कश्मीर की बात चल रही है। पत्रकार इनको मालूम है गलत ठहराने से पहले आप किसी सेडिशन की बात चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं जी इसको मैं हटा दूंगा, एक्ट ही हटा दूंगा, ऑमिट कर दूंगा। नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुद्दे आ रहे हैं। चूंकि बिल्कुल आपने राम मंदिर को जिस तरह उठाया, बनाया, जो भी रहा वो एक अलग विश्लेषण होगा उसका, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आज आप देखें तो लगभग 30 साल होने जा रहे हैं, 30 साल से ज्यादा आपके इस मुद्दे पर, और उस मुद्दे पर एक भी कदम आपने चला हो बताइए। मैं आज कह रहा हूं एक पत्रकार होने की हैसियत से, जिस पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं उसने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन वहां मूर्ति रखवाने का काम हम ही लोग हैं जिनका ऊपर आरोप लगता है कि राम मंदिर नहीं बनवाते हैं। अदरवाइज कोई पार्टी नहीं है। उसी पार्टी इन्होंने कहा ना, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, वही लोग हैं जिनको कॉम्युनल कहा गया कि राम मंदिर बनाने वाले कॉम्युनल है, हिंदुओं की बात करने वाले महिला पर, व्यापार पर, हम राम मंदिर और आतंकवाद फिर वही महेश जी फिर आप उसी पर आ गए, फिर आप उसी पर आ गए महेश जी फिर आप उसी पर आ गए, तुम्हें होता ही नहीं है, फिर आप उसी पर आ गए। कहां से हैं? अरे फिर आप उसी चीज पर आ गए। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर जिससे सीधे तौर पर कोई सरोकार नहीं है आवाम का, उसी पर उन्हें बेवकूफ लगातार बनाया जा रहा है। 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता शहीद हुए हैं राम जन्म, मरवा दिया आप लोगों ने, मरवा दिया आपने, मरवाया और किसने मरवाया? घर बर्बाद करवा दिए लोगों के। कांग्रेस और मुल्ला मुसलमान चाहता है राम मंदिर बने, पर आप लोग राजनीति करते हैं। कोई एफआईआर नहीं है, माला बेचता राम की, राजनीति करेंगे और करते रहेंगे। अरे महेश जी मॉडरेटर ऑफ द प्रोग्राम जगदीश जी, खिचड़ी हो रही है, प्लीज खिचड़ी हो रही है यहाँ पर। किसी को जो लोग सुन रहे हैं ना, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, और मंदिर पर मेरी डिबेट नहीं है। मैं यहाँ पर कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 370 की बात कर रही हूँ, 35A की बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि किस तरह से ये पूरा इलेक्शन जो है कश्मीर के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आखिर कश्मीर को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? मुझे आप बताइए जगदीश जी, अफस्पा की बात करने की क्या जरूरत थी? क्या आपको ये नहीं कहना चाहिए था उसमें जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का नाम लेकर, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि वहां किस तरह से विकास नहीं हुआ है, हम वहां पर जाकर विकास करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाने की बात करनी चाहिए थी, वहां के यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करनी चाहिए थी? बल्कि आप अफस्पा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। नहीं, उसका तो पहला स्टेप ही 370 हटाने का है ना। जब वो हटाएंगे तब जाके वहां पे व्यापार बढ़ सकता है, वहां पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट। जम्मू कश्मीर पर चुनाव लड़े, हम नहीं चाहते हम राम मंदिर पर चुनाव लड़े, हम देश के विकास पर चुनाव लड़ेंगे। आप कैसे राम मंदिर पर चुनाव लड़ेंगे? जगदीश जी, कपिल सिब्बल जाते हैं वहां पे राम मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए, आप कैसे लड़ेंगे राम मंदिर का समर्थन करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? परसों पहली फेज की वोटिंग होने वाली है, तमाम लोग देख रहे हैं कि हमारे नेता जो हैं और हमारे और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। कम से कम हमें इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। लगातार हम देखें, लगातार वही मंदिर की बात की जा रही है, वो क्रेडिट ले रहे हैं बैठकर कि उन्होंने ताले खुलवाए थे, वो कह रहे हैं कि हमने किस तरह से इसको आगे बढ़ाया, मंदिर हम ही बनाएंगे। सिर्फ मंदिर की सियासत हो रही है, हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है। हमारा मुद्दा, हमारे मैनिफेस्टो में मंदिर का कोई नाम नहीं है, लेकिन आप क्रेडिट तो ले रहे हैं ना कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ईंट में राम मंदिर का सहमति से सबको साथ बैठाकर, और इसका हल जगदीश जी, कपिल सिब्बल उसके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं मुकदमा? आप कहाँ से सीरियस हैं? खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अरे तो कपिल सिब्बल जी क्यों जाते हैं वहाँ पे? इस मुद्दे पर जगदीश जी, आप एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो, तब मैं समझूंगा ना कि नहीं जी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। देखिए, यही कारण है कि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। मैं आपके बिहाफ में वहाँ एफिडेविट फाइल करता हूँ, आप बोलो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी जगदीश जी को पता है कि लोग सुन रहे हैं, उन्हें अभी बहुत ज्यादा भगवान राम की फिक्र हो रही है।
आप मंदिरों में जाएंगे, आप भगवान राम का अपमान करेंगे कोर्ट में, आपको इस देश का 130 करोड़ जनता माफ कर देगी इसके लिए। अच्छा रुकिए, अच्छा एक मिनट रुकिए, जगदीश जी, अच्छा जगदीश जी सुनिए, आप इस पर बात कर लेते हैं, चलिए ऑल इंक्लूसिव डिबेट कर लेते हैं। लोग आपको चाहते हैं तो देखो, आप मुझे प्रोग्राम मॉडरेट करने देंगे या नहीं देंगे? मुझे कम से कम मैं जिस टॉपिक पे डिबेट है उस पर मुझे बहस तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए, लोगों को बात तो रखने दीजिए। हरबख्श जी, मैं आपको शामिल करना चाह रही हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि लगातार जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बयान दे रही हैं और लगातार जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वहां पर असेंबली इलेक्शन भी हैं, तो क्या आप भी सिर्फ इसी के इर्द गिर्द अपने पूरे इलेक्शन को घुमाने वाले हैं? क्योंकि लग तो यही रहा है। बिल्कुल नहीं। देखो, हमारा जब हमने गवर्नमेंट बनाई, जब हमने इनके साथ साझेदारी की, तब कोई इशू नहीं था, तब भी हमने प्रोटेक्शन की बात की। हरबख्श सिंह जी, भूल जाइए उसको कि आपने उनके साथ सरकार बनी 3.5 साल थी, खत्म हो गए। अब अपनी बात करिए, आप क्या कर रहे हैं? 1999 से लेके आज तक हमने कभी कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं रखा है। जो तब थे आज भी हैं। इन्होंने हमारे साथ गवर्नमेंट भी की और 2-3 मुद्दे यहाँ पे और उठे कि कश्मीरी पंडितों का बहुत अच्छा है कि कश्मीरी पंडित यहाँ के पार्ट है, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन का क्या किया गया? आप अपने रिपोर्टर को भेज के यहाँ देख, 2010 में जो मुलाजिम लगे हैं आज तक उनको अकोमोडेशन नहीं है। रही वो बात, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगती कि इनके साथ साथ माइनॉरिटी और भी है, हम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है कश्मीरी, वो यहाँ से काफी सारे लोग आगे हुए हैं, वो भी माइग्रेंट है, उनका कभी नाम नहीं लिया गया किसी चीज पे। तो ये पोलराइजेशन वाली बात हो रही है। और कश्मीर से मुसलमान भी माइग्रेंट है, आपको मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ एक फॉर्म नहीं हुई है माइग्रेंट। 370 पे आप आपने सवाल किया, ये बात कुछ और कर रहे हैं। महजूर नगर का सानिया हुआ, वरना सेक्टर हुए, यहाँ लोग अगर इस वर्ड को माइग्रेंट वर्ड का है तो बहुत अच्छा लगेगा माइग्रेंट। तो ये एक बोल रहा है। नहीं, आप बताइए, आपकी हुकूमत ने क्या किया कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए? उनके रिहेबिलिटेशन के लिए वो माइग्रेट नहीं किए थे। मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ कश्मीरी पंडित सोसाइटी का, वहीं रहता हूँ, उसी कॉलोनी में रहता हूँ। 2010 के तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि जो पाकिस्तान के रेफ्यूजी, उनको अभी तक उनके बेसिक राइट्स नहीं मिले हैं क्योंकि वो नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स है। ये भी पता होगा आपको, वहाँ की वाल्मीकि कम्युनिटी जो है उनको इस शर्त पे वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट दिया है कि वो जिंदगी भर सफाई कर्मचारी रहेगी, उनका बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं सकते। ये भी पता होगा आपको। इसके लिए आपने क्या कहा? आपने बोला ये मुद्दा नहीं है। कश्मीर में असेंबली का मुद्दा क्या होगा फिर? खत्म की थी औरतों पे कि अगर कोई औरत, आरटीआई एक्ट नहीं लगता वहाँ 370 के तहत, वहाँ पे करप्शन के अगेंस्ट कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है जो बाकी देश में हो रहा है। आप कश्मीर को इतना सैक्रोसैंट, उसको भारत का हिस्सा रहने दीजिए। जिस तरह से कश्मीरी स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ सकते हैं, उसी तरह हम भी कश्मीर बिल्कुल बिना डर के घूमने जाना चाहते हैं, हम भी वहाँ रहना चाहते हैं, हम भी वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। और इसको वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ की महिलाओं के हक के लिए क्या किया है आपने? किसी को जमीन नहीं लेने दी जा रही है। अभी पीआरसी का इशू था अरुणाचल में, उन्होंने 1 हफ्ते में वो वापस करवाया। इन्होंने एक ऑर्डर किया था, उसको रिवोक किया। वहाँ क्यों नहीं हो रही है? हम तो जम्मू की कश्मीर की बात कर रहे हैं सर। लेह लद्दाख में किस तरह से लोग वहाँ पर पॉवर्टी में रह रहे हैं। लेह लद्दाख का ऐसा मौसम है, डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, आप होने नहीं दे रहे हैं। क्यों हम लेह लद्दाख में यहाँ के मर्केंटाइल इंडस्ट्रीज लगा के वहाँ पे लोगों को अच्छे जूते, अच्छे कपड़े मुहैया करा सकते हैं, जिससे वहाँ के मौसम से वो लड़ सके। आप चाहते हैं को अलग इसमें सारी चीज कैसे होगा डेवलपमेंट? ठीक है, ओके। और पैन नेशनल पार्टी कांग्रेस उठ के कह देती है कि हम 35 से और 370 हटने ही नहीं देंगे। आप कह सकते हैं उसमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज लागू की जाए या हर चीज हटाई जाए, लेकिन आप वहाँ की जो जनता है उसकी तो बात कीजिए। पटरियों पे हजारों लोग सोते हैं, वहाँ सब 370 नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में आप जैसी मानसिकता हो तो देश में हर जगह 370 लगा देना चाहिए, सबको सैक्रोसैंट बना दीजिए, सब अपनी बात करें, अपने रीजन की बात करें, अपने घर में रहें। सवाल है कि धारा 370 अगर कश्मीर से हटा दिया जाएगा तो आपकी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? आपकी पार्टी, इनका वंशवाद खत्म हो जाएगा, वंशवाद खत्म हो जाएगा। अब्दुल्ला और मोहम्मद वहाँ पे अभी तक रूल करते आए हैं, खत्म हो जाएगी, हो जाएगा, इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, कॉलेज हो जाएंगे, फिर कश्मीर के लोग आबाद हो जाएंगे, कश्मीर के
महेश जी को अभी ये बहुत सूट कर रहा है। महेश जी अभी आपको ये बहुत सूट कर रहा है। ये महेश जी की बात नहीं है, वहाँ पे लेह लद्दाख में रह रहे लोगों की, अगर वहाँ की मदद करेंगे सर, कंट्री की बात है, महेश जी की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी आपको ये बहुत सूट कर रहा है। जब 3.5 साल आप पीडीपी के साथ थे तब आपने ये कोई भी सवाल नहीं उठाए। एजेंडा ऑफ अलायंस में आपने 35 और 370 की आपने बात कही, आपने तब सत्ता की मलाई खाई और उसके बाद जब आप अलग हो गए तो आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं। हमने तो वो कुर्बानी दी, आपने गवर्नमेंट बना के कुर्बानी दी, आपने गवर्नमेंट बना के कुर्बानी दी। सुनिए, अगर हमें अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखनी होती तो हम कश्मीर में नहीं देखते। हमें अगर देखना होता तो हम कहीं और देखते। कहाँ देखते हम कश्मीर में देखने वाले लोग नहीं हैं। जो कश्मीर, ये धारा 370 जो है आज का हमारा ये इशू नहीं है। धारा 370 आपको ये देखना कि आपके तो पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत लेकर आए, सबसे पहले यही काम होगा। कैसे लाओ, सारा देश जानता है कैसे लाओ, सबको पता लग गया। बनाओ, हम पहले दिन से समान नागरिक संहिता को लागू करो। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप जिस तरह से हरबख्श सिंह जी से सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए, कॉमन सिविल कोड का जब हमने वेल डिफाइन किया है, आज मैनिफेस्टो में तो कोई आदमी अब पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान का फर्क करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उसमें ये कहा है। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे जी, बिल्कुल। महेश जी ने कहा, अच्छा टॉपिक उठाया यूनिफॉर्म नागरिक संहिता पर, तो बिल्कुल सही बात है कि 370 की तरह मंदिर तरह इनका ये शुरू से मुद्दा रहा है। लेकिन मैं महेश जी आपको जानकारी दे दूं, 31 अगस्त 2018 को हमारे यहाँ के लॉ कमीशन ने रिटन ये दिया कि समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नियम का कोई, लॉ कमीशन की बात बता रहा हूं, राजनीतिक पार्टी की नहीं। और वो एक्सेप्ट किया गया है सरकार की तरफ से या भाजपा की तरफ से या किसी नेता की तरफ से। एक भी कमेंट अगर किया गया हो 31 अगस्त से आज तक, काहे के लिए कि जिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया है लॉ कमीशन, कॉमन सिविल कोड में क्या उन्होंने रिकमेंड किया आपको मालूम है? मैं बता रहा हूं, मैं आपको रिपोर्ट मैं डेट बता रहा हूं, बता दीजिए। 31 अगस्त 2018 को मैं अक्षर से बता दूं पढ़ के क्या कहा गया, और उसी को भाजपा ने आज रिकमेंड किया है। आप बताएं क्या कहा देश में अगर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए तो वो लिंक भाजपा ने कहा है साहब। मैं लॉ कमीशन की रिपोर्ट बता रहा हूं, समान अधिकार की बात जो है आज करती है सिविल कॉमन कोड में। मुसलमान के बीच में बांट के बात नहीं करती है कॉमन सिविल कोड को। ये है लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन। मैंने सच्चाई बताने का प्रयास किया। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, मैं भाजपा की रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ। जिस कॉमन सिविल कोड की जिस मानसिकता की आप बात कर रहे हैं, उस मानसिकता कोई भी बात लॉ कमीशन ने नहीं उठाया है। आप उठा के पढ़ लीजिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, अनिल जी, आपको मैं इसी चैनल पे आप कहिएगा तो लाके दिखा दूंगा कि लॉ कमीशन ने क्लियरली कहा है कि वो चीज नहीं हो सकता कि हिंदू मुसलमान के बीच में कॉमन सिविल कोड का बंटवारा हो, और कॉमन सिविल कोड हिंदू मुसलमान को लेकर लागू हो। ओके अनिल जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा इलेक्शन जो है अभी तो पहले फेज की परसों वोटिंग है, आपको लग रहा है कि सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा? ये जो जिस मुद्दे पे, उसमें सारे मुद्दे समाहित हो जाते हैं। हम आपको दूसरे नजरिए से देखना चाहिए, ये लोग अपने ढंग से देखिए। आप समझिए, महबूबा मुफ्ती मेन इस वक्त को बनी है, कारण क्या है? फारूक अब्दुल्ला के, ये वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी पूरी राजनीति उसी से चलती है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगी तो वहां उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो वहां पर एक धड़ा इस तरह, मैं बार बार कहूंगा, कश्मीर की पूरी धड़ा भाई यही कहो ना कि धारा 370 लेकिन उसमें जो वो धड़ा है, इसी का तो मूल्यांकन कर रहे हैं, अपना वोट लेना चाहते हैं। समझिए, अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनको वोट किस बात का मिलेगा? वो वहां की राजनीतिक पार्टी किस बात की रह गई? इसलिए वो ये धारा 370 राजनीति चलाने के लिए है। ठीक वही चीज कश्मीर में अगर भाजपा ऐसे कहती है कि धारा 370 हटा दो, भाजपा और कांग्रेस, तो हम राष्ट्रीय हो गए। इनकी इस तरह की, और कांग्रेस अगर यही बात कह दे तो वो राष्ट्रभक्त हो गई पार्टी। राष्ट्रपति का परिभाषा कुछ नहीं है। जय हो, परेशान है आप, झूठे वादे बाबा की एक वादा पूरा नहीं करते, मानसिकता जैसी सत्ता आएगी भूल जाओगे सब वादे। हमारा जो आपका आज जिस सिस्टम तरह से बचा हुआ है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और कुर्सी जल्दी पाओ। चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम, जगदीश जी को पता है क्या दिक्कत हो गई। बहुत शुक्रिया आप तमाम, जगदीश जी
बनाने के लिए। चौकीदार चोर है बोल रहे थे, लेकिन पैसा कमलनाथ डाकू निकला। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो अभी आपने तमाम नेताओं को यहाँ पर बैठे हुए आपने सुना, आपने इंटेलेक्चुअल्स को भी आपने सुना, और आपको ये बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि चुनावी मैनिफेस्टो में जिस तरह से चीजों को शामिल किया जाता है वो सिर्फ वादे होते हैं, सिर्फ जनता के सामने अपना एक सेविंग ग्रेस करने के लिए। 370-35 से 2014 में भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, 2019 में भी है, और हो सकता है आगे भी ऐसा ही होता रहे। 11 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है। सोच समझकर आप ये वोट करिएगा कि आपको किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है, क्योंकि 5 साल में ये मौका आपको एक बार मिलता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना है।